हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने वाले हैं और कोशिश करेंगे सारे स्टेट ऑफ मैटर वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर दें आज। ठीक है, विल फिनिश द ऑल। तो 7वां क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 6 के 6 क्वेश्चन करके आए होगे विद योर नोटबुक एंड पेन। हाँ, बहुत कम है बेटा, 20 के आसपास ही। ठीक है, आसान लेसन भी आसान है बहुत। क्या 23 है बस। 23? हाँ बस, कोई खास बात नहीं है, जितने भी हैं 20 के आसपास है। तो देखिए भाई, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास दो गैसेस हैं, 4.4 और 3.2 ग्राम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेनिंग 9 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, तो ये लीटर ही है। 9 लीटर समझ लीजिए, 9 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा इनका मिक्सचर का प्रेशर। तो भाई इस गैस का जितना प्रेशर है और इस गैस का जितना अलग अलग प्रेशर है, दोनों को जोड़ दो, सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर आ जाएगा। बात ही खत्म। 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसने टेम्परेचर। तो देखो भाई, मास ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल, यानी मीथेन के मोल्स कितने आने वाले हैं भाई, मीथेन के नंबर ऑफ मोल सर 0.2। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 3.2 है। मोलर मास कितना होता है मीथेन का, कार्बन आ गया 12, हाइड्रोजन आ गया 4, 16 हो गया। क्लियर है? यस ये समझ में आ गया सबको? तो ये 16 आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पर 16 डिवाइड में आएगा। 16 दूना 32 होता है, पॉइंट हटा दीजिए 10 का, तो 2/10 आएगा, 1/5 आएगा, सीधी सी बात है ना। तो 5 दूना 10, 0.2 आ जाएगा। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, ये आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन 16, यहाँ पर मोलर मास इन्होंने दिखा रखा है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, तो ये अब आप निकाल सकते हैं आसानी से भाई, इसको मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के अंदर 1 मोल होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32 ऑक्सीजन हो गए, 12 कार्बन हो गए, तो टोटल 44 ग्राम। तो 4.4 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल 0.1 आ गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अब हम निकाल चुके हैं, टोटल मोल्स आ गए, टोटल इनको जोड़ दिया। क्लियर है भाई? पीवी इक्वल एनआरटी, तो प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे एनआरटी डिवाइड बाय वी। वॉल्यूम टोटल पता है 9 लीटर है, एन नंबर ऑफ मोल टोटल पता है, आर और टी की वैल्यू, टी उसने दे रखा है, आर की वैल्यू हमें पता होती है। तो क्या हुआ 0.3 दिस वन, आर की वैल्यू, अब ये डेसीमीटर क्यूब में दे रखी है आर की वैल्यू, मतलब लीटर में, याद है ये वैल्यू लीटर में 0.0821 डेसीमीटर क्यूब, या लीटर बोल देते हैं इसको, है ना, या एटमॉस्फेरिक, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर में पर केल्विन पर मोल सबके पीछे लगता है। 3 ही वैल्यू याद रखने के लिए बोली थी मैंने। तो आगे देखिए 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन बना लिया, 9 डेसीमीटर क्यूब, आप इसे लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर एटमॉस्फेयर है ये, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है। तो ये आ गया, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया इन टर्म ऑफ SI यूनिट। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मुझे पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर SI यूनिट में ले रहे हैं 0.3 मोल आएगा, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब। SI यूनिट में वैल्यू वही रहती है, लेकिन पास्कल मीटर क्यूब हो जाता है, ध्यान रख लेना, सेम वैल्यू रहेगी 8.314, जो जूल के लिए होती है, जूल के लिए, याद है जूल की वैल्यू यही थी। तो जूल और पास्कल मीटर क्यूब सेम बात होती है। यहां पर अब आप एक वैल्यू और सीख जाएंगे, 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल था, तो इसी को हम जूल की जगह पर मैं पास्कल और मीटर क्यूब लिख सकता हूं। जूल SI यूनिट होता है एनर्जी का, मतलब पास्कल और मीटर क्यूब, और ये एनर्जी कहां से, प्रेशर इनटू वॉल्यूम से आई है, तो प्रेशर और वॉल्यूम पास्कल मीटर क्यूब होगा, तो ये भी SI यूनिट सीधा ये बन जाएगा। क्लियर है? तो एक और आर की वैल्यू आपने सीख ली है यहाँ से, ऐसे करके आर की वैल्यू पे ध्यान देते रहना। 3 वैल्यूज याद करवाई थी मैंने, और वो तीनों वैल्यूज तो तीनों ही रहेंगी, लेकिन उनके यूनिट पीछे वाले बदल रहे हैं धीरे धीरे, तो वो यूनिट याद करने आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जूल को ही पास्कल मीटर क्यूब बोल सकते हैं, पर केल्विन पर मोल सबके साथ सेम रहेगा, ये नहीं बदलता कभी भी, टेम्परेचर वही रहेगा। और इसको मीटर क्यूब बनाएंगे, लीटर को मीटर क्यूब बनाते हैं 10 पावर
-3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर क्यूब आ गया, ये 1000 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इतना पास्कल, या इसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं भाई, 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, 1 atm कितने पास्कल के बराबर होता है, पता है किसी को? चलो 1 बार के अंदर कितने होते हैं पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल होते हैं 1 बार में। और 1 atm के अंदर कितने बार होते हैं, 1.01325 बार। अब पहले एटमॉस्फेयर से बार बनाओ, फिर बार को सीधा 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात, डिवाइड कर दो, बार को डिवाइड करें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एटमॉस्फेयर से बार बना लो। एटमॉस्फेयर दे रखा है इसने इतना है, 1 में इतने होते हैं, पॉइंट इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 1.01325 को मल्टीप्लाई कर दो 0.821 से, तो ये बन गया क्या, ये एटमॉस्फेयर था, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये बन गया क्या, अब ये बन गया बार। अब बार को मल्टीप्लाई करनी है, यानी सीधा 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, पास्कल। तो देखो भाई, पास्कल और बार से निकालने पर क्या वो सेम आता है डाटा, 8.314 10 पावर 4 आता है क्या, 8.314 10 पावर 4, अगर ऐसा आता है तो सही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, भाई कौन करके दिखाएगा सबसे पहले, हाँ भाई कोई कर रहा है क्या, Yes. नहीं सेम आएगा ये, ठीक है। इसको फाइंड करना, इसी को कहते हैं जगलिंग, विद नंबर्स के साथ खेलो। एक न्यूमेरिकल पे 10 की जगह 15 मिनट लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, गहराई से बैठेगा वो, न्यूमेरिकल तो 10 ही करनी है टोटल, ठीक है। 2-3 घंटे लगाइए, मजे लीजिए, मुझे तो मजा आता है भाई पढ़ने में, बहुत मजा आता है, जब मैं खुद लिख कर पढ़ता हूँ वाकई में एक आनंद सा आता है, और एक ना रिलैक्स हार्मोन सेक्रेट होता है बॉडी से, क्या हा, विभोर आनंद, सच में विभोर आनंद आता है, ये सच्चाई है, याद रख लेना। लिखने से मसल्स जब माइंड से कांटेक्ट करती हैं तो गहराई से चीजें बैठती हैं, इसलिए लिख लिख कर पढ़ना चाहिए, याद करके लिख कर जरूर देखना चाहिए, समझ गए। तो याद करना एक अच्छी चीज है, याद करने के लिए जनरली अगर आप वैदिक साइंस को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पुराने लोगों को ना पूरे पूरे ग्रंथ याद होते थे, कंठस्थ होते थे, जितने भी वेदों के अंदर मंत्र लिखे हुए हैं वो सब मंत्र ना एक टोन की तरह लिखे हुए हैं, टोन, जैसे हम गाने गुनगुनाते हैं, गाने सबको जल्दी याद हो जाते हैं, वैसे ही वो टोन की तरह सारे के सारे लय में हैं, लय में, समझ रहे हो। तो उस लय को याद करवाया जाता था, रटवाया जाता था बार बार ताकि वो ज्यादा याद रहे। तो अगर कोई चीज याद रखनी है तो लय की तरह याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगी। फिर जब उसकी प्रैक्टिस करते हो लिख के, उसकी एप्लीकेशन पार्ट को, तब आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों प्रैक्टिस से काम चलता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना ट्रिक बना दी अपा ने, वो एक तरह से लय बना दी हमने, समझ गए। मेथड वही है, ह्यूमन ब्रेन वैसा ही रहेगा, तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को बनाया है। तो याद करने के लिए सिंपल तरीका ढूंढना हमारा फर्ज बनता है, ऑब्वियस, और हम कर भी सकते हैं इसे, जैसे माइंड को आसान लगे वैसे याद करो, समझ गए। तो हर कोई इसी तरह से रटता है उन चीजों को, बार बार एक लय में रटता है, एक लय बनाते हैं, समझ गए। अगर आप लोग सिर्फ ये हिंदू प्रैक्टिस नहीं है कि अगर किसी को लगे कि सिर्फ वेदों में हिंदू प्रैक्टिस होती है जिसमें रट्टा मारा जाता है, आपने कभी मदरसों में पढ़ते हुए बच्चे देखे हैं ऐसे ऐसे करके बोल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके देखे हैं किसी ने? यस, एनीवन एल्स? नो सर। No, sir. नहीं देखे? चलो कभी टीवी में अगर देखो आप, तो मदरसों के अंदर भी जो कुरान को याद करवाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, उसमें ऐसे ऐसे करके बच्चे बोल बोल के यूं हिलते रहते हैं, बोल सर बोल आज न्यूज में मैंने देखा था, वो ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे होके पढ़ते हैं ना, वो हिलते रहते हैं। हिलने का मतलब होता है कि वो लय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सर, वैसे लय बने कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है सर उससे। हाँ, कंसंट्रेशन मेंटेन रखती कि इसी के ऊपर बार बार ध्यान रखना है, ऐसा कुछ करके। तो अगर आप एक गाने की तरह किसी चीज को गाते हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण जब होता है ना, वो भी एक लय में होता है। कोई भी आप श्लोक देखिए, उसके अंदर एक लय बनेगी। जब कोई पुजारी मंदिर का होता है, वो जब मंत्र पढ़ रहा होता है, तो उन सबकी टोन आप देखिएगा बिल्कुल सेम आती है। वो जो लय है, वैसे चीजों को याद किया जाता है। सब कर सकते हैं,
बस ट्राई कीजिए, वो एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, डेफिनेटली हमें सब कुछ याद हो जाएगा। तो आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, वैदिक साइंस पढ़ते हैं या कुरान की बुक पढ़ रहे हैं, आप कर तो क्रैम ही रहे हो और साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली क्रैम कर रहे हो आपस में। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर कोई साइंस में भगवान नहीं है और कुरान में या वेदों में भगवान है। ना वेदों में भगवान है, ना कुरान में भगवान है, वो सिर्फ तरीके बताए गए हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस, समझ में आया। लेकिन मॉडर्निटी के हिसाब से उनको भी थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ लोग उसको स्ट्रिक्टली मान लेते हैं तो भाई वो धर्मांध हो जाते हैं, धर्म में अंधे। कुछ लोग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो बिल्कुल धर्म को मानिए, वो भी पिछली साइंस ही है कहीं ना कहीं। वेदों में तो कम से कम प्योरली साइंस है, बाकी धर्मों के अंदर तो हम मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं साइंस को फॉलो नहीं करते, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें प्रैक्टिसेस जो बताई गई वो साइंस के हिसाब से बताई गई। अगर आप सही तरीके से वाकई में साइंस को पढ़ना चाहें तो। हाँ, आप धर्मांध होके उसको सुनना ही ना चाहें वो एक अलग बात है, ठीक है, कि नहीं हम इसको मानते नहीं, हमारा जो है, हमारे जो पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया वही परम सत्य है, तो वो आपकी वो है, हेडेक है, आप उसको मान सकते हैं, आपका परसेप्शन है। लेकिन रियल में अगर ढूंढते हैं तो चीजें आपको सही तरीके से नजर आएंगी। प्रैक्टिस हम वही कर रहे हैं, किसी चीज को मानिए ना मानिए, धर्म को मत मानिए, तब भी आपको साइंस के हिसाब से जीना पड़ेगा, मुंह से ही खाना पड़ेगा, नाक या कान से या आंख से नहीं खा सकते, ये याद रख लेना, मुंह से ही खाना पड़ेगा, उसको चबा के ही खाना पड़ेगा। तो अगर अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके अंदर, अथर्ववेद के अंदर एक छोटा सा आता है आयुर्वेद, छोटा सा चैप्टर है अथर्ववेद में, अथर्व बहुत बड़ा वेद है, उसमें छोटा चैप्टर है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर बहुत प्योर साइंस, योगा, योग को दुनिया मान रही है आज, उसकी साइंस के पीछे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, वहां प्योर साइंस लिखी हुई है, हम उस साइंस को फॉलो कर रहे हैं। हिंदुइज्म को मत मानिए, लेकिन साइंस को तो फॉलो किया जा सकता है। तो अगर आप वो नहीं भी मानते तब भी साइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो कुल मिला के हिंदुइज्म इज नथिंग, वो साइंस ही है, एक्चुअल में वो प्योर साइंस है। वेदास के अंदर साइंस लिखी गई, हाँ उसमें बहुत सारे एडिट हो गए, बहुत सारी चीजें गलत हो गई, कर्म कांड भी दिखाए गए, बहुत सारी चीज, तो ये मैं मानता हूं कि वहां कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हमसे। वो फोटोकॉपी करते टाइम, लिखते टाइम बहुत सी लड़ाइयां हुई, बहुत से मतलब आक्रमण हुए देश के ऊपर, तो हमारी साइंस डूब गई, मर गई, भूल गए, जला दिए गए वेद मंत्र, बहुत कुछ हुआ। उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत बची हुई है उनसे हमें समझ में आता है कि ये साइंस तो बहुत डीप थी, बट हमने इसको खो दिया है। तो अब अगर कहीं कोई गलती नजर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी धर्म में गलती है, वो साइंटिफिकली कहीं गलती हुई है, समझ गए। और वो मैं उसको धर्म मानता ही नहीं हूँ, सिंपल और साफ। अगर वेद के अंदर देखते हैं और सच में उनका परीक्षण करते हैं तो वो साइंस है, वो जीने का तरीका सिखाया गया है, दैट इज नॉट ए रिलीजन। बस रिलीजन तो हम मान लेते हैं वो धक्के से कि हाँ मैं इसको मानता हूँ इसलिए मेरा रिलीजन है, मैं उसको मानता हूँ मेरा ये रिलीजन है। रिलीजन से कभी भगवान नहीं मिलता, किसी से पूछ लेना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी आपको धर्म के गुरु मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे, रोज टीवी पर आते हैं, कोई अल्लाह के बारे में बता रहा है, कोई भगवान के बारे में बता रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहा है, कोई जो खुदा है उसके बारे में, क्या बोलते हैं उसे, रब, रब पंजाबी में रब बोलते हैं भगवान, सब उसके बारे में उसकी महिमाएं गा रहे हैं, सबकी कहानियां एक जैसी मिलेंगी कि भगवान ने ऐसा कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सब एक जैसा बोल रहे हैं। इनमें से किसी को भगवान नहीं मिला, याद रख लेना, किसी को नहीं मिला, बस सब अपने आप को सही बता रहे हैं, है ना कमाल की बात। साइंस पर जिए, भगवान सबको मिलेगा। नेचर इज गॉड, साइंटिफिकली हम साइंस वाले नेचर को गॉड मानते हैं, कि जो प्रकृति है, और ये प्रकृति किसने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है। फिर किसी भी धर्म में हो, सब इस बात को मानते हैं कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया, सब भगवान से डरते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं है भगवान को। पूजा चाहे कोई किसी की भी कर रहा हो, पर देखा किसी ने नहीं है ना, वैसा कुछ। तो भाई चलिए, यहां पर भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, what will be the pressure of a gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen, 0.8 bar of 2 liter of dioxygen, 0.7 bar at 0.7 bar, नहीं कुछ और बोल रहा है, 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार, प्रेशर दे दिया, लीटर दे दिया, 2.0 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन एट 0.7 बार, इसका प्रेशर और लीटर दे दिया, आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए 1 लीटर वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों को 1 लीटर वेसल में डाल दिया और 27 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया हमने। ध्यान दे लेना क्या है, पीवी इक्वल एनआरटी, इसको तो यूज करेंगे डेफिनेटली। तो देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम, कैसे निकाल ले, पीवी इक्वल एनआरटी, हमारे पास लीटर में गैस है, बार में प्रेशर है, तो पीवी इक्वल एनआरटी, टेम्परेचर दिया हुआ है, दिया है क्या टेम्परेचर हमें,
नहीं दिया। आर की वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन यहां से ये क्या कर रहा है, एन इक्वल, देखो इसने नंबर ऑफ मोल निकाले हाइड्रोजन के 5 लीटर 0.8 बार पर दे रखी है, यहां से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेगा वो, पीवी प्रेशर और वॉल्यूम को डिवाइड कर देगा आर और टी से, तो हमारे पास कुछ ये नंबर ऑफ मोल आ गए। सेम ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। ये बात समझ में आई दोनों की? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दे रखा, सिर्फ उसने प्रेशर और वॉल्यूम बता दिया, है ना। 5 लीटर वॉल्यूम और 0.8 बार प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम बताया, तो आर हमें वैसे पता होता है, बट यहाँ पर आर हम यूज नहीं कर रहे, आर को आरटी लिख रहे हैं। टेम्परेचर हमें नहीं नोन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिस वन बाय दिस वन ये आर टी की फॉर्म में सेम आ गया। अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो कट जाएगा इनका, है ना, आर टी से आर टी कट जाएगा। आगे देखो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सीधा जोड़ दो, 1.8 बाय आरटी, दोनों गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर निकालने के लिए पीवी बाय एनआरटी के हिसाब से P इक्वल एनआरटी बाय वी, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है N बाय आरटी, ये रहा 1.8 बाय आरटी, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वैल्यू आ गई। आरटी मत भरो, आरटी से आरटी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और वॉल्यूम उसने दिया था 1 लीटर, यस दिया था ना, कि Yes, 1 लीटर sir, की वेसल के अंदर उसको डाल देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर 1.8 एटमॉस्फेयर। यानी इसने क्या किया, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, है ना, थोड़ा आपको बेटर लगेगा। देखिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस थी भाई, हाइड्रोजन थी, 0.5 लीटर है और 0.8 बार है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर है, और बार इसका प्रेशर जो था वो 0.8 बार था, ठीक है। एक गैस है हाइड्रोजन है, दूसरी गैस ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को भी एक कंटेनर के अंदर बंद कर रखा है, और ऑक्सीजन का क्या दिया था, 2 लीटर है 0.7 बार के ऊपर, है ना। तो यहां पर हम ऑक्सीजन में मेंशन कर रहे हैं O2, कितना लीटर है, 2 लीटर है, ठीक है, 2 ही लीटर था क्या, 2.0 है, ठीक है। और इसका प्रेशर कितना है, 0.7 बार। समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. वो अलग अलग क्या थे, अलग अलग कंटेनर थे, इसमें नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल पीवी इक्वल एनआरटी से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, कैसे, डिवाइड बाय आरटी। हमें टेम्परेचर नहीं दे रहा, तो टेम्परेचर नहीं है तो नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, बट कुछ डाटा निकाल सकते हैं। 0.4 बाय आरटी और 1.4 बाय आरटी डाटा निकल गया, दोनों को जोड़ दिया 1.8 बाय आरटी आ गया, तो टोटल दोनों का क्या आ गया, मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल निकलने के बाद में आरटी यहाँ पर भी नहीं है, हालांकि उसने टेम्परेचर दिया था यहाँ पर, अगर आपको पता हो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, इसका हमने यूज ही नहीं किया, ध्यान देना, ये हमने यूज ही नहीं किया टेम्परेचर, मतलब उसने टेम्परेचर दे दिया लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि पता है हमें आरटी से आरटी कट जाएगा, हमें कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है, ये समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब अब एक बात यहां पर नई निकल के आती है, यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आरटी से आरटी काट रहे हो मतलब पहले वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर सेम कर रहे हो ना आप, वरना कैसे कट जाएगा टेम्परेचर से टेम्परेचर, आर तो सेम है, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैसे काट दोगे इस फॉर्मूले में भाई, ये आरटी से आरटी काट रहे हो, इसका मतलब सब कुछ 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये चीज यहां अब आपको मेंशन करनी है, मतलब हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, टेम्परेचर जो है वो इक्वल 27 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लें, आर और टी की वैल्यू भर दो, यहां भी भर दो आर और टी की वैल्यू, और नंबर ऑफ मोल दोनों के इकट्ठा निकल आएंगे, दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल आपके पास हैं, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेशर के ऊपर जो भी असर डालेंगे, अब आप एनआरटी यहां पर भी पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम आपको दे रखा 1 लीटर, और एग्जैक्ट वैल्यू वही निकलेगी, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी टेम्परेचर तीनों का सेम दे रखा, तीनों का, एक या दो का नहीं, तीनों का टेम्परेचर सेम है, इसको आप ये मत समझिएगा कि टेम्परेचर सेम नहीं है, तीनों का टेम्परेचर सेम है, वरना अलग अलग टेम्परेचर पर तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। ये कुछ ट्रिकी टाइप में क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सोचना होता है।
ठीक है, अब भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट सम की, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ठीक है। अभी अभी मुझे एक बच्चे ने आंसर दिया, शिखा ने, 1.8 आएगा आंसर, है ना। तो अगर आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका, पता है टाइम मतलब इन द सेंस आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, वरना अभी साथ के साथ कर लेंगे तो, है ना। डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी, ये डेंसिटी दे रही है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार प्रेशर। तो प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। बट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी, एसटीपी पर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमें पता है क्या होती है भाई, पीएम इक्वल डीआरटी, है ना। तो डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, पीएम बाय आरटी, पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। यस सर। बस, तो इसने डेंसिटी दे रखी है हमें कितनी है, इतने डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर दे रखा है बिल्कुल, आर और टेम्परेचर पता है, ठीक है। 2 बार प्रेशर, प्रेशर भी पता है, तो डेंसिटी हमें पता दे रखी है उसने, तो मोलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यहाँ से मोलर मास, बाकी सब देखो, प्रेशर पता है, आर पता है, टी पता है, डी पता है, तो मोलर मास निकल जाएगा। व्हाट विल डेंसिटी एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी कि टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है। प्रेशर, अब उसने प्रेशर पहले कितना 2 बार दिया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो 1 बार होता है, आर की वैल्यू वही रहेगी। डेंसिटी उसने पूछी है, मोलर मास हमने निकाल लिया था, तो भर दो वैल्यू, बस बात खत्म, निकल जाएगा। यस सर। तो देखिए इन्होंने क्या करा, वैसे इन्होंने कुछ और कर रखा है कि ये डेंसिटी 1 मान ली, मोलर मास सेम रहेगा, P1 मान लिया और T1 मान लिया, है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 2, ठीक है। प्रेशर बदल गया, मोलर मास तो सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, टेम्परेचर भी बदल दिया, टेम्परेचर और प्रेशर बदल जाएगा, है ना। बस इतना ही हुआ। तो D1 बाई D2 का रेशो क्या आ जाएगा, M से M डायरेक्टली कट जाएगा, R से R कट जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इन्होंने जो किया वो मेथड बता रहा हूं, आप डायरेक्ट निकाल के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, R से R कट गया, ठीक है। तो प्रेशर 1 बाय प्रेशर 2 और टेम्परेचर 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर 2। तो टेम्परेचर हमें दोनों पता है, बिल्कुल पता है, 27 डिग्री, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री, यानी केल्विन में कन्वर्ट करना, 273 और 300 केल्विन, और 273.16 केल्विन। टेम्परेचर दोनों पता है, प्रेशर दोनों पता है, बिल्कुल। उसने एक प्रेशर 2 बार दे रखा है, एक प्रेशर 1 बार होगा, दोनों प्रेशर भी पता है, दोनों टेम्परेचर भी पता है। पुट कीजिए D1 बाई D2 की वैल्यू, तो D1 आपको पता है, बिल्कुल पता है, वो उसने दे रखा है। D2 निकालना है तो सिर्फ यही वैल्यू निकालनी है ना, सारी वैल्यूज भरेंगे तो इसी फॉर्मूले में निकल जाएगा। हाँ बेटा, समझ में आया सबको? सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। देखो ऊपर वाला ये फॉर्मूला तो समझ में आया होगा, Pm इक्वल DRT होता है, Pm इक्वल DRT, ये तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां से हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है भाई, Pm डिवाइड बाय RT। तो देखो डेंसिटी इसने दी हुई है, चलो मैं वैल्यूज भर के दिखा देता हूँ। 5.46 ग्राम पर लीटर है, जो भी है। और प्रेशर इसने 2 बार दे रखा है। मोलर मास हमें नहीं पता, आर की वैल्यू हमें पता होती है, हम आर को आर ही रहने देंगे। टेम्परेचर उसने दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। तो यहां से हम एम निकाल सकते हैं ना, यस सर। एम निकल जाएगा, तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। 5.46 डिवाइडेड बाय ये डिवाइड बाय 2 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे 300 आ गया, ठीक है। क्लियर है? आर की वैल्यू पुट करके आपने एम निकाल लिया। अब देखो फिर से दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ, उसने डेंसिटी पूछा था, डी इक्वल क्या, पीएम बाय आर टी। अब मुझे आर की वैल्यू तो यहाँ से, और एम की वैल्यू तो यहाँ से पता लगी, डेंसिटी निकालनी है, उसने बोला डेंसिटी निकालिए, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो प्रेशर कितना 1 बार कर दिया उसने, प्रेशर बदल दिया ना, और मोलर मास तो सेम रहेगा, तो मोलर मास की जगह मैं 5.46 भर सकता हूँ इंटू आर इंटू 300, ये भर सकते हैं बेटा। यस सर। डिवाइडेड बाय 2, तो ये पूरे के डिवाइड में 2 लग जाएगा, और ये आ गया एम आपका, ये इतना इतना एम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आर को आर रहने दे सकता हूँ, बिल्कुल रहने दिया आर को आर। और टी, टेम्परेचर कितना हो गया, 273 केल्विन हो गया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बोल रहा है। अब देखो होगा क्या, आर से आर कट जाएगा, सीधी सी बात है,
है ना, इस आर से ये आर कट गया और उसके बाद क्या बचा, बाकी की कैलकुलेशन आपके सामने है। तो डी निकल आएगा, दूसरा डी, Yes, sir. ये पहला डी था, ये दूसरा डी है, ठीक है। तो D2 हमने ढूंढ लिया, सीधी बात। अब बात करते हैं, ये तो था अपने वाला मेथड की पहले मोलर मास निकाल लो, लेकिन अगर उसकी बजाय मैं ये सीधा निकाल लूं D1 Pm/RT, तो प्रेशर अलग है ना, पहला प्रेशर अलग दे रखा है, कितना 2 बार, और M मोलर मास तो सेम रहेगा, गैस सेम है, R भी सेम रहेगा। T1 टेम्परेचर उसने कितना देगा 27, तो मैंने उसको क्या लिख दिया T1। ये क्या हो गया भाई, आ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये T1 27 डिग्री सेल्सियस है, और T2 कितना है, T2 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों का रेशियो, डेंसिटी एक की पता है, दूसरी निकालनी है, ठीक है। तो ये नोन है, तो इसकी वैल्यू भर देंगे। P1 और P2 दोनों नोन है, इनकी वैल्यू भर देंगे, ठीक है। M से M कट जाएगा, R से R कट जाएगा, T1 और T2 इनकी वैल्यू भी भर देंगे, तो बचा क्या, सिर्फ D2 बचा। लेफ्ट राइट चला के सबकी वैल्यूज भरिए, D2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों डेंसिटीज को डिवाइड कर दिया, बस। क्लियर है? Yes, sir. तो इन्होंने कुछ वैसे ही करके निकाल रखा है बेटा, देखो दोनों को डिवाइड करके ऐसा, T2 T1 P1 T2, ठीक है। R और M इन्होंने काट दिए, P1/T1 P2/T2, ऊपर जाएगा तो वो T2/P1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा करके इन्होंने कर रखा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते, बाकी सबको समझ में आ गया भाई? यस गाइस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10 9 हुआ ना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर्स वेट, तो इतना ml फॉस्फोरस के वेपर हैं जिनका वेट दे रखा है 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे रखा है, वेट दे रखा है इनका, ठीक है, और वॉल्यूम भी दे रखा है, वेपर्स का वॉल्यूम, मतलब वेपर गैस बन के गैस का वॉल्यूम दे दिया उसने, और वेट भी दे दिया गैस का, और टेम्परेचर भी दे दिया, तो हम नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही सकते हैं। प्रेशर भी दे दिया, 0.1 बार प्रेशर है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द फॉस्फोरस? मोलर मास तो वैसे निकल जाएगा भाई, है ना, पीवी इक्वल एनआरटी होता है। वैसे देखो मोलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अगर करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है पीवी इक्वल एनआरटी से आते हैं, तो पीवी इक्वल एनआरटी है, तो पीवी इक्वल एमआरटी बाय एम, ऐसा लिख सकते हैं। एन नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, इसको ये लिख दिया। यस, ये क्लियर है? Yes, sir. बस फिर तो हमें ये निकालना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, एम को इधर ले गए, पीवी को नीचे ले आए, तो मोलर मास क्या हो गया, प्रेशर पता है, बिल्कुल पता है, वॉल्यूम पता है, बिल्कुल पता है, प्रेशर वॉल्यूम पता है, आर पता होता है हमेशा, टेम्परेचर उसने दे रखा है, ये रहा, इसको केल्विन में बदल देना, और एम, एम क्या है, गिवन मास, ये भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, तो मोलर मास निकल आएगा, तो मोलर मास निकाल लिया। यस, क्लियर है? समझ में आ गया सबको, है ना? सिंपल है ये, तो सीधा ये वाली इक्वेशन लगेगी, पीवी इक्वल एनआरटी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चंस आपका दिमाग लगाने के लिए होते हैं, सब अच्छे से दिमाग लगाइए, अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर पे कौन सा क्या वर्क कर रहा है वो आपको समझ में आएगा। A student forget to add the reaction mixture to the round bottomed flask. रिएक्शन के मिक्सचर को वो ऐड करना भूल गया राउंड बॉटम फ्लास्क में। राउंड बॉटम फ्लास्क क्या होती है पता है? देखी किसी ने? Yes, sir. ऐसी होती है वो, नीचे से गोल, ठीक है, ये फ्लास्क, यहाँ पर उसमें कोई लीटर वीटर का यहाँ निशान लगा होता है, ये आधा लीटर है, 1 लीटर है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एट 27 डिग्री सेल्सियस वो मिक्सचर को डालना भूल गया, बट इंस्टेड ही शी प्लेस्ड ए फ्लास्क ऑन द फ्लेम, और इसकी बजाय उसने उसको सीधा आग में रख दिया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को सोचा कि अरे मेरे से गलती होगी, एंड यूजिंग ए पायरोमीटर टू फाउंड द टेम्परेचर, तो उसने एक पायरोमीटर को यूज किया टेम्परेचर को मतलब निकालने के लिए, ऑफ द फ्लास्क वाज, और वो फ्लास्क का टेम्परेचर था 477 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर उसने फ्लास्क को गर्म करना शुरू कर दिया और मिक्सचर डाला ही नहीं उसमें। बाद में 477 डिग्री सेल्सियस पर उसको समझ में आया
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, कितनी हवा बाहर निकल गई थी। तो देखो भाई इसमें हवा तो थी ना, ये तो पक्का है, बाकी कुछ हो ना हो। समझ में आया? Yes, sir. तो हवा का टेम्परेचर 27 डिग्री से आपने 477 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब बताइए कितनी हवा बाहर निकल गई। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V2 बाय क्या बोलेंगे इसको, चार्ल्स लॉ को इधर चला जाएगा, V1 बाय T1 इक्वल V2 बाय T2। वॉल्यूम एक अलग टेम्परेचर पर, यानी यहाँ पर भी आप PV इक्वल एनआरटी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ दो तरह से काम करना होगा। टेम्परेचर बदल गया तो PV इक्वल एनआरटी अलग हो जाएगा, तो वो ये वाला चार्ल्स लॉ फॉर्मूला लग जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, वॉल्यूम एक्सपेल्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन दोनों का रेशो आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा जरा दे देखो। हालांकि इसने कोई वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे हम। तो यहाँ वही चीज काम की। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द एयर फ्लास्क इज, उसने वॉल्यूम मान लिया कि इतना है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन पर, इतना वॉल्यूम हमने मान लिया, V वॉल्यूम है। तो V1 V है, V2 पता नहीं है, कितना वॉल्यूम रह गया, पहले इतना था बाद में कुछ वॉल्यूम रह जाएगा। T1 कितना है, T1 की वैल्यू है 300 केल्विन, है ना। T2 की वैल्यू, T2 की 650 बनेगी, 477 है ना यहाँ पे, 477, 273 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 750 केल्विन। V1 बाई T1, V2 बाई T2 अगर निकालते हैं तो V1 की जगह V भर दिया, या V1 अकेला चलने तो कोई चक्कर नहीं है, 300 V2 हमें निकालना है डिवाइड बाई 700। तो ये एक रिलेशन आ गया। यहां तक समझ में आया अभी? अब ना तो V2 पता ना V पता, दोनों चीजें नहीं पता। यस, Yes, तो इन sir. दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। V2 और V जो है, यानी पहले जो वॉल्यूम था उसका 2.5 गुना V2 है, उसका 2.5 गुना V2 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेल्ड, तो बाहर कितना निकला, तो भाई 2.5 गुना वॉल्यूम में से V वॉल्यूम माइनस हो रहा है, 1.5 V निकल जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ एयर, फ्रैक्शन पहले जो वॉल्यूम था जो एक्सपेल्ड हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये फ्रैक्शन निकल गया। ये समझ में आया किसी को क्या? यहां तक समझ में आया क्या? सर ये फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड वाला ना। कितनी एयर बच गई देखो। अब यहाँ इसी को ध्यान से देखना, ये 9th 10th के अंदर हम लोगों ने किया भी होगा डेफिनेटली आप लोगों ने, लेकिन अगर नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक को V माना हमने, एक को V2 माना। V2 मतलब बाद में जो वॉल्यूम है, तो जो बाद में फाइनल वॉल्यूम था V2 है फाइनल वॉल्यूम। तो पहले टेम्परेचर था, देखिए वेसल है, यहां पर मैं वेसल डाल देता हूँ, या वेसल या राउंड बॉटम फ्लास्क का जो भी लगा लो, राउंड बॉटम फ्लास्क की लगाएंगे इसको, है ना, वेसल नहीं मानेंगे। तो राउंड बॉटम फ्लास्क का वॉल्यूम था कितना, 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम इसका कितना है, कितना वॉल्यूम दिया था उसने, V मान लिया था उसको, है ना। अब उसने क्या किया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर काफी सारा बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है। तो टेम्परेचर काफी सारा बढ़ने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ठीक है, ये समझ में आया। Yes, और sir. टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 750 केल्विन, ये टेम्परेचर है। वहां पर 300 केल्विन बनेगा ये। तो 300 केल्विन पर तो V वॉल्यूम था, 750 केल्विन पर यानी टेम्परेचर जब T2 था तो कितना हो गया वॉल्यूम। तो वो इसने दोनों का रेशो निकाल के वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों का रेशो निकला, V2 जो है वो बराबर हो जाएगा V, जितना पहले था ना उसका 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया। Yes, sir. यानी कि जब गर्म किया, ऑब्वियस है गर्म करने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो हमें पता है, गर्म करने पर सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ गया, ये तो पता। कितना बढ़ा, पहले जो भी वॉल्यूम था उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना वॉल्यूम बढ़ गया। अब वो बोल रहा वॉल्यूम एक्सपेल्ड, अब वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़, इसका इस फ्लास्क का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। तो भाई फ्लास्क का वॉल्यूम तो सेम ही था ना, Yes, ये बात sir. समझ में आ रही है। गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो फ्लास्क का वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम
अब ये इसने कैसे किया, इसको ध्यान से समझ लेना। वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क का वॉल्यूम हमने V माना था, क्योंकि इसका वॉल्यूम V, पूरे गैस का वॉल्यूम V माना, तो यहां तक अगर उसमें निशान लगा हो तो यहां तक हमने मान लिया कि यहां तक ये जो गैस भरी हुई है, इस गैस का वॉल्यूम V है, मतलब इस फ्लास्क का इतने तक का वॉल्यूम क्या है, V है। समझ में आ गया, फ्लास्क का वॉल्यूम V है। और V2 हमें पता है कितना है, 2.5 V है। इसका 2.5 गुना, अब 2.5 गुना तो हो ही नहीं सकता, तो वॉल्यूम कितना बाहर निकल गया, टोटल इतना है, और रहेगा तो सिर्फ इतना, इतना ही रहेगा ना, फ्लास्क में तो इतना ही रहने वाला वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये तो इतना बढ़ गया, मतलब बाहर निकल गया ना बाकी का। तो देखो टोटल 2.5 V में से माइनस हो गया V, अगर मैं इसको माइनस कर दूं क्या आ जाएगा, 1.5 V क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्योंकि ये तो अंदर तो V रहेगा। एक्सपेल्ड वॉल्यूम, यस, समझ में आया बेटा? यस सर। तो इतना वॉल्यूम जो है वो एक्सपेल हो गया, EXPELLED, एक्सपेल्ड वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम एक्सपेल हो गया। ये बात अब आपको क्लियर होगी कि इतना वॉल्यूम कैसे, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो V रहने वाला है, वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाद में हीट करने पर वॉल्यूम बदल गया था, क्योंकि टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदलेगा क्या, वो तो बाहर निकल जाएगा सारा, है ना। ये सारा वॉल्यूम बाहर निकल गया, मतलब गैस बाहर निकल गई, तो गैस का 1.5 गुना, मतलब लगभग 1.5 वॉल्यूम तो बाहर निकल गया। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया ना। अब आगे उसने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, कितनी एयर एक्सपेल हो गई। तो देखो वॉल्यूम था कितना, पहले V था, ठीक है, बाद में कितना हो गया, V वॉल्यूम था, जिसमें से 1.5 एक्सपेल हो गया, तो कितना रह गया, तो देखो 1.5 तो एक्सपेल हुआ, टोटल वॉल्यूम जो था वो 2.5 वॉल्यूम था, टोटल 2.5 में से 1.5 एक्सपेल हो गया, तो बचा कितना, ये समझ में आया? यस सर। तो ये यानी कि जितना, अब देखो इन्होंने पीछे एक फॉर्मूला दे रखा है, ये वॉल्यूम एक्सपेल्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास 2.5 लीटर बना था, 2.5 लीटर मान लो, इसको 2.5 वॉल्यूम मान लो, और एक्सपेल हो गया 1.5। इन दोनों का रेशो पूछा उसने, एक्चुअली में पूछा ही इन दोनों का, उसने ये नहीं पूछा कि वेसल में जो वॉल्यूम रह गया, वेसल में तो V रहेगा, और जो एक्सपेल हो गया, तो देखो V बाय एक्सपेल्ड वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा, ये 1/1.5 आएगा। समझ में आया? लेकिन ये उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा जो टोटल वॉल्यूम था और जो एक्सपेल हो गया उनका रेशो बताओ, ये था क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग? यस सर। तो इसलिए ये 0.6 आएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आगे बढ़े अब जरा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क लैग हो रहा था सर, आपने इसके बाद क्या बताया सर, V2 = 2.5 V, सर यहाँ तक तो सुना था। यहाँ तक सुन लिया, ठीक है, बता देता हूँ दोबारा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो विनय बेटा। सर हाँ सर सर नहीं, मैं अभिजय हूँ सर, मेरा वो अकाउंट लैग था सर, एक बार मेरे को अभिजय? मैं लीव हो गया था तो थोड़ा हिंट। हाँ, मेरा अकाउंट चल लॉग इन नहीं कर पा रहा था अपने अकाउंट से मैं। ठीक है, बोलो 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 सर ये क्वेश्चन एक बोलो। बार हल्का सा इस क्वेश्चन का हल्का हिंट दे दो सर, मेरा एक्चुअल में बड़ा नेट लैग कर रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ, समझ गया। ओके सुनो भाई, देखो उसने क्या कहा था, सिंपली वो कहता है कि एक गैस है जो कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में भरी हुई है। अब ये गैस जो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर भर रखी हमने, इसका वो बोलता है इसका वॉल्यूम V है, यानी कि वेसल का वॉल्यूम V है, तभी तो गैस का वॉल्यूम V है, और 27 डिग्री सेल्सियस पर है। अब वो कहता है हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 750 केल्विन कर दिया टेम्परेचर, तो 750 अगर मैं नीचे से इसको आग लगा रहा हूँ, यहाँ पर हमने आग लगा रखी इसको, तो 750 हो जाएगा, तो क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा जो अंदर थी। अंदर कितना वॉल्यूम था गैस का, V था, वो बढ़ गया तो वो बाहर निकल जाएगी, अंदर थोड़ा रहेगी। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर।
तो मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम sir. निकाल लिया। किस टेम्परेचर पर, 750 डिग्री पर इसका, 750 केल्विन पर इसका टेम्परेचर निकाल लिया। ठीक है, तो 750 पर कैसे टेम्परेचर निकाल सकते हैं? वैसे इसमें कुछ नहीं करना, वही T1 बाय ये वाला फॉर्मूला लगाइए, V1 बाय T1 V2 बाय T2, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड किया, आपस में निकाला, तो V2 की वैल्यू मैंने निकाल ली। V2 मतलब बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, वो पहले वाले वॉल्यूम का 2.5 गुना हो गया। मतलब जितना वेसल का वॉल्यूम था उससे ज्यादा 2.5 गुना वो गैस फैल गई। तो भाई वेसल में तो V वॉल्यूम के बराबर ही गैस रहेगी, यस और नॉट? वेसल का वॉल्यूम तो नहीं फैल सकता, तो अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम तो V है, लेकिन टोटल गैस जो है वो 2.5 V के बराबर हो गई है। तो मतलब बाहर कितनी निकल गई, 2.5 V में से अगर V को माइनस कर दूं तो बाहर इतनी गैस बाहर निकल गई, 1.5 V गैस बाहर निकल गई, एक्सपेल्ड वॉल्यूम। यस, क्योंकि गैस अंदर वाली गैस का वॉल्यूम तो V रहेगा। यस, क्लियर है? Yes sir. अभी बोलिए। ठीक है, Yes अब sir, उसने clear क्या है. पूछा, उसने बोला कि जो एक्सपेल्ड वॉल्यूम है जो बाहर निकला और जो टोटल वॉल्यूम 750 केल्विन पर था, उन दोनों का रेशो बताओ। तो भाई मैंने दोनों का रेशो निकाला, ये कट गया एक दूसरे से, 0.6 आ गया रेशो, बस दैट्स इट। क्लियर है? Okay sir. समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव एक मेथड दे रखा है, इसको भी हम करेंगे। पीवी इक्वल एनआरटी, एन इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, N2/N1 T1/T2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये दूसरा ला लग जाएगा N2/N1 वाला, वो कौन सा है, एवोगैड्रो ला लगता है क्या या गेलुसैक ला, उन दोनों में से एक है ना। तो N2/N1 T1/T2 हो जाता है, तो N2/N1 0.4 हो गया। फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितना हो गया, 0.6, मतलब 0.4, 1 में से 0.4 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गए। ठीक है, तो बचे कितने, 0.6 बच गए, बस ये आ गया सिंपल। क्लियर है? तो फ्रैक्शन ऑफ एयर सीधा यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, चॉइस इज योर्स, कैसे भी करो। क्लियर है भाई? Yes sir, clear है. ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दोनों मेथड से कीजिएगा, रीजनिंग कीजिएगा कैसे वर्क हो रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर भी आप पीवी इक्वल एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर से पीवी इक्वल एनआरटी 2 बार लिखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके सामने ये चार्ल्स-लॉ अपने आप आ जाएगा। चार्ल्स-लॉ अपने आप, जो वैल्यू दे रखी है उसको भर दो, जो नहीं दे रखी उनको हटा दो, बात खत्म। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी 5 लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, इतने बार पर टेम्परेचर बताना है। 4 मोल, इतना लीटर और इतने बार, सब कुछ तो दे दिया। पीवी इक्वल एनआरटी होता है, पी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल एनआरटी, आर हमें पता होता है, एन उसने दे दिए 4 मोल, टी टेम्परेचर निकालना है, ये दोनों चीजें पता है। प्रेशर और वॉल्यूम भी दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा प्रेशर, निकाल दो, टी निकल जाएगा। यस सर। टी इक्वल पीवी बाय एन आर, चाहे टी को निकाल लो, पीवी बाय एन आर, ये एन आर यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा, बस कैसे भी करो, सीधी सीधी इक्वेशन है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई तिकड़मबाजी है, सब कुछ तो दे रखा उसने। आर की वैल्यू भी दे रखी, देखो आपको याद भी नहीं करनी, बार डेसीमीटर क्यूब, बार लीटर में ये 0.083 दे रखा है इसने। ये क्या होती है, 21 होती है ना, 0.0821, तो ये लगभग 3 कर रखी है इसने 2 की जगह। तो अगर ये दी तो यही यूज कीजिए, हाँ यही यूज कीजिए, इसने दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अप्रोक्सीमेट होते हैं सब में, अगर गिवन है तो वही यूज करो, गिवन नहीं है तो फिर अपने वाला। ठीक है, यस बेटा, सबको समझ में आ रहा है? ओके सर. Yes sir, आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन गैस में 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ये तो मोल कॉन्सेप्ट का समय भाई, 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम में 1 मोल, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। क्या होगा 28 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसने पूछे इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, अपना माइक ऑफ कीजिए प्रतीक। तो देखिए 28 ग्राम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, लेकिन ये तो नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन के एटम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7,
2 में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस Yes, sir. तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 28 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है, तो भाई एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस क्लियर है? Yes, sir. ये समझ में आ गया? तो बस अब आपके पास में आंसर आ गया। बस यस सीधी सर, सी क्लियर है। तो अब आंसर देखिए, अब आंसर क्या निकलेगा। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो एवोगैड्रो नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 28 ग्राम में इतने, 28 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स 1.4, 1 ग्राम में कितने होंगे? तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में 14, 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, 28 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको 1.4 ग्राम में उसने पूछे हैं, तो 1.4, 1 के बाद जो भी वैल्यू निकालते हो वो सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। तो 1.4 को अगर हम 10 हटा दें, ये वैसे तो 14 यहाँ पे है ही, है ना, 14 1 जा, 14 2 जा, 2 आ गया, और एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करते हैं 0.7। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1.4 ग्राम में इक्वल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.022 10⁻23 होता है ये, मल्टीप्लाई में 0.7। यस क्लियर है? यस सर। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ इन्होंने बस उसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। अरे इनका तो 0.05 आ रहा है भाई, हमारा गलत क्यों आ रहा है? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, 0.05 मोल में 0.05 आएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। देखो भाई हमने कहां गड़बड़ करी है। एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 होता है ना। Yes, 28 sir. ग्राम में 1 मोल होते हैं, 28 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं अभी इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? 7 ही तो होते हैं। 14 हो गए एक मॉलिक्यूल में, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 28 ग्राम में 14 से मल्टीपल में 1 ग्राम में 14 बटा 2 यानी कि आधा नंबर होंगे। और 1.4 में आधा को 1.4, तो 2 7 14 हो गया। ठीक है, 0.7 से मल्टीप्लाई सही तो है भाई, सब कुछ सही है। क्या दिक्कत है? ये कैसे आया? चेक करो इसको, ये गलत है कि हम गलत है। ये देखिए इसने क्या किया, 1.4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये 0.05 आएगा क्या? अरे इसने मॉलिक्यूल, अच्छा ये तो मॉलिक्यूल निकालने हैं भाई, हमने तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिए है ना। ये मॉलिक्यूल निकाल रहा है। अभी ये आधे में अटका हुआ है, हम पूरे आंसर पे पहुंच चुके हैं। अभी आगे मल्टीप्लाई फिर से करेगा। ये देखिए, ये इसको फिर से मल्टीप्लाई करेगा 14 इलेक्ट्रॉन से, तब इतना कुछ आएगा, तो हमारे वाला आंसर सही आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, इसने सीधा 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पहले उसको अलग तरीके से कर दिया। ठीक है, सेम आंसर है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? साथ की साथ कर रहा है हर कोई के नहीं? Yes, sir. इसको कीजिए। मैं एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं जानता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं ये बात, और ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हर रोज लिटिल लिटिल स्टेप उठाइए, एक दिन इतने महान बन जाएंगे कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा बेटा। दैट्स द वेरी बिग डील। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। पर आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनते। हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना है, एक दिन पूरी दुनिया झुकेगी सिर्फ एक चीज के लिए। 3 सब्जेक्टों में से एक ही पढ़ लो, जो बेस्ट हो वही पढ़ लो, वही काम आएगा। सोचिए जरा, हर कोई जो बेस्ट है वही वर्जन वहां टिक पाता है जो बेस्ट है। कोई भी फील्ड देख लीजिए, और मैं यही आप लोगों से बोलता हूं। अगर तीनों सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम आईआईटी या नीट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। एक तो कर सकते हो, काम 1/3 कर दिया, बाकी के सब्जेक्ट पास होने के लिए पढ़ लो। एक सब्जेक्ट में इतनी महारत हासिल कर लो कि उसके बाद +2 के बाद आप +2 को ही पढ़ाने लग जाओ। मुझे देखिए 10वीं करते ही 10वीं को पढ़ाने लग गया था, साइंस और मैथ दोनों पढ़ाया करता था। फिंगर टिप्स पे थे क्वेश्चंस, फिंगर टिप्स पे। समझ में आया? टीचर्स को अपने सामने नहीं टिकने देता था मैं।
कि अगर कोई टीचर ये ना कि मुझे क्वेश्चन आता है, इसे आता है कि नहीं, कोई भी नया क्वेश्चन ले आइए, वो भी मैं सॉल्व कर देता, अगर कोई टीचर कर सकता तो डेफिनेटली कर देता था। इतना प्रैक्टिस कर लिया था मैंने 9th-10th के मैथ साइंस को, 6 साल मैथ साइंस 9th-10th को पढ़ाया, उसके बाद फिर +1-2 को पढ़ाने लगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, समझ रहे हो। हिंदी मीडियम से पढ़ा था, हिंदी मीडियम से पढ़ने के बावजूद डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने लग गया था, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम को। अब बताओ इंग्लिश मीडियम के सामने मेरे जैसा बंदा टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। क्या करता पता है? अरे पता है क्या करा? अरे नहीं टिक सकता बेटा, इंग्लिश में उनको साइंस पढ़ के सुना रहा हूँ, मैथ तो मेरे को आता था, 10वीं ताजा ताजा करी थी, हिंदी मीडियम का सारा मैथ आता था, तो अगर इंग्लिश में सिचुएशन है तब भी हिंदी में मैं समझ ही जाऊंगा उसको, क्योंकि मैंने कर रखा है वो सब, समझ रहे हो मेरी बात, तो समझ ही जाऊंगा। हिंदी में सारा पढ़ा हुआ करा हुआ है, रिसेंट है सब कुछ, और बहुत अच्छा था मैं मैथ में, साइंस में। लेकिन व्हाट अबाउट साइंस? साइंस मैंने पढ़ रखी थी, हिंदी में मैंने क्वेश्चन आंसर याद कर रखे थे, लेसन थोड़ा पढ़ रखे थे। अब बच्चों को लेसन पढ़ाना फिर समझाना है क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में मैंने कभी पढ़ा नहीं उसको, तो भाई वो चीज जो मैंने पढ़ी नहीं है, क्वेश्चंस तो पढ़ रखे थे हिंदी में, तो इंग्लिश वर्जन मेरे लिए आसान था। तो क्या कर रहा पता है, सेकेंड हैंड बुक लेके आया साइंस की, सेकेंड हैंड बुक, दोस्त से मांग के, किसी से, कि भाई इंग्लिश मीडियम वाला कोई दोस्त मिल जाए अड़ोस पड़ोस में। उसने मुझे एक दोस्त मिला, उसने मेरे को इंग्लिश मीडियम की बुक दे दी, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, मेरे पास तो हिंदी मीडियम थी, है ना। अंडरलाइन, एक एक लाइन पढ़ी, डिक्शनरी थी छोटी सी, उस डिक्शनरी में देखता था। मेरे पास ये उस टाइम ये नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं थे, 2002 की बात कर रहा हूँ, आज से पूरे 21 साल पहले फोन नहीं थे। फोन में आप 1 मिनट में देख लेते हैं, किसी का मीनिंग देखना हो तो डिक्शनरी में। मेरे पास तो वो छोटी सी एक पॉकेट डिक्शनरी थी, बहुत पुरानी थी मेरे पास, बहुत सालों से पड़ी थी, यूज नहीं करता था, कभी करी नहीं थी। अब मुझे याद आई उसकी कि वो बहुत काम की चीज है। अब एक एक वर्ड ढूंढता था, ढूंढ के बुक में पेंसिल से लिखता था, और उसके बाद सिर्फ मीनिंग की प्रॉब्लम थी। साइंस मुझे आती थी, मीनिंग की प्रॉब्लम थी मेरे लिए, कि मैं बच्चों को बताऊंगा कैसे। समझना नहीं पड़ता था, बस वर्ज उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना पड़ता था, समझ गए, ट्रांसलेट ओनली। ट्रांसलेशन के लिए एक एक वर्ड पढ़ा मैंने, उसका मीनिंग समझा मैंने, और उसके बाद में बच्चों को अगले दिन करवाता था। अब कभी कभी ये होता था कि नहीं पढ़ा जाता था भाई, कुछ दिन प्रॉब्लम आई, ज्यादा दिन नहीं आती। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मुझे 10-15 दिन प्रॉब्लम आई, 10-15 दिन मैंने पढ़ा होगा, उसके बाद नहीं पढ़ा, है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, प्रज्ञा अगर आप जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, मैं उसी टाइम पढ़कर बता देता था बच्चों को, लगभग लगभग इंग्लिश का हिंदी में वर्जन मैं ट्रांसलेट कर लेता था। बट कभी कभी क्वेश्चन का कभी कभी अटक जाता था कि भाई इसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, तो बच्चों के सामने ही डिक्शनरी खोलता था। मैंने कभी शर्म नहीं की, बच्चों के सामने कि चलो इसका मीनिंग देखते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, समझ गए। तो ठीक है, बच्चे टिक रहे थे, ये भी मान लीजिए, वरना बच्चा सोच सकता है इसको खुद को तो पता नहीं है, ये खुद तो डिक्शनरी में से देखता, हमें क्या बताएगा, है ना, इंग्लिश तो उसको आती नहीं है। बट बच्चे ना, इंग्लिश मीडियम वालों को, उनको भी हिंदी वर्जन पता नहीं होता, वर्ड टू वर्ड नहीं पता होता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के मान लेते हैं, कुछ भी बोल दो मान लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा होता है। तो वही बता रहा हूँ आपको, सोचिए हमने भी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़े हैं, एक एक वर्ड धीरे 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 धीरे, वही थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल पढ़िए आप, ज्यादा नहीं कह रहे, हर रोज थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्या बोल रहे हो प्रज्ञा बेटा, ज्यादा कराओगे क्या, मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराओगे क्या? नहीं नहीं, बस अभी खत्म कर रहे हैं, 14th क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ही होंगे, 14th और 15th दो ही होने वाले मुझे लग रहा है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन इफ 10 grains आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। देखो भाई, उसने एवोगैड्रो नंबर पूछा है, हर सेकंड में इतने ग्रेन फैल रहे हैं, गेहूं के दाने फैल गए, व्हीट ग्रेन, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूट, एक एवोगैड्रो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो देखो भाई, 1 सेकंड में कितने ग्रेन फैल रहे हैं, 10 ग्रेन्स जो है वो फैल रहे हैं 1 सेकंड में, और मुझे निकालना है 6.022 10⁻23 ग्रेन्स को फैलने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना। यस, क्लियर है। Yes, sir. तो जो चीज आपको फाइंड करनी हो, कितना टाइम लगेगा, उसको राइट हैंड में रखिए। तो मेरे पास ये सिचुएशन है,
ये 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। मेरे पास ये सिचुएशन है, तो इसमें ग्रेन भी पता है, सेकंड भी पता है, दोनों का रिलेशन पता है। ग्रेन और सेकंड के बीच में जिस लाइन में रिलेशन हो, उस रिलेशन वाली लाइन को उठाइए और उसमें जो निकालना है उसको राइट में रखिए। तो मैं लिखूंगा 10⁻10 ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता है 1 सेकेंड। 1 की वैल्यू निकालिए। अब 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है 1/10⁻10 सेकेंड लगेंगे एक ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट होने में, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने में, एवोगैड्रो मतलब 6.022 10⁻23 आएगा। तो 1/10⁻10 मल्टीप्लाई में 6.022 10⁻23। यस, क्लियर है? सेकंड। Yes. अब देखिए 10 पावर नीचे 10 है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई में 10 पावर -10 लगा सकता हूँ, ऊपर लेके आऊंगा वो -10 हो जाएगी, दैट्स इट। तो इतने सेकंड लगेंगे भाई, ये सेकंड है, -10 कर दो 10⁻13 आ जाएगा। क्लियर है? इतने सेकंड लगेंगे। अब इतने सेकंड में टाइम कितना होता है? इसने टाइम लगा रखा भाई, इसने क्या पूछा था? टाइम पूछा था, तो टाइम तो निकाल तो दिया भाई। ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो मैंने सेकंड में तो निकाल दिया, बट ये तो साल में पूछ रहा है, तो साल कैसे बनेंगे भाई इसके? एक 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 दिन में 24 घंटे, और 1 दिन में 24 घंटे, उसके बाद टोटल दिन कितने? 365। ये लीजिए, समझ में आ गया? इन सब का डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड एक्चुअल में क्या बन जाएगा? नाउ डे, ईयर्स। यस, क्लियर है? यस सर। साल बनाना Yes, तो yes, आपको आता sir. होगा ना, तो ये ईयर बन जाएगा। सॉल्व इट, यू विल फाइंड द सेम आंसर। ठीक है भाई, यहाँ इन्होंने वही कर रखा था, 60 गुना 60 24 365, वही मैंने कर रखा है 60 गुना 60 24 365, और ऊपर क्या किया है? 10⁻13, बिल्कुल सेम डाटा भी हमारा 10⁻13 ही आएगा इन दोनों को सॉल्व। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। सिंपल। 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये इतना ही करेंगे, बाकी के आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ इन मिक्सचर 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन है, confined in a vessel of 1 लीटर, 1 लीटर की वेसल, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर है, 27 डिग्री सेल्सियस। टोटल प्रेशर बताना, नंबर ऑफ मोल निकालिए, है ना? तो नंबर ऑफ मोल कितने निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास है 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 32, तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के आगे नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के निकाल लीजिए, कितना? गिवन मास बाय मोलर मास 2 ही होता है इसका, तो 2 मोल, इसके टोटल मोल काउंट कर लीजिए, टोटल मोल आ गए इतने। ठीक है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है, तो पीवी इक्वल एनआरटी यहाँ पुट कीजिए, वी नीचे ले आइए, वॉल्यूम उसने दे रखा था 1 डेसीमीटर क्यूब, एन की वैल्यू आपने टोटल मोल निकाल लिए, आर और टी की वैल्यू आपको पता है, टी 27 डिग्री दे रखा है, सीधा इस फॉर्मूले में बाद में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. यानी टोटल मोल, अब यहाँ देखिए 2 अलग अलग गैसेस के भी अगर टोटल नंबर ऑफ मोल आपको पता है तो डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि उनको जोड़ नहीं सकते। ये एक चीज आपको यहाँ सीखने को मिली होगी, यानी हम फॉर्मूला में तो सीधा पीवी इक्वल एनआरटी कर देते हैं, बाद में जब एन की वैल्यू निकालते हैं, ऑक्सीजन के अलग मोल दे रखे हैं, हाइड्रोजन के अलग। गाय भैंस को कैसे जोड़ सकते हो आप? भेड़ और बकरी को आपस में कैसे जोड़ सकते हो? आपके पास 5 भेड़ हैं, 4 बकरियां हैं, क्या कहोगे? 9 भेड़ हैं, या कहोगे 9 बकरियां हैं? वो तो अलग ही रहेंगी। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मोल जुड़ रहे हैं, अलग अलग हैं फिर भी जुड़ रहे हैं। ये चीज आपको थ्योरी में सीखने को नहीं मिलती, जब प्रैक्टिकल करते हैं तब समझ में आता है कि नंबर ऑफ मोल दोनों गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, लिख सकते हो, दैट विल बी द राइट आंसर। गॉट इट गाइस? Yes, sir. इस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, ये सबसे बुरी बात है। आप लोग सबसे शुरू में पूछ सकते हो, और मैं वही वेट कर रहा था, मैं कहा ये लोग पूछ क्यों नहीं रहे कि सर ये दोनों ऐसे कैसे जोड़ दिया आपने, तो अलग अलग गैसेस है है ना? थ्योरी अच्छे से कीजिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ नई चीजें आपके दिमाग में घुसती हैं, अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा। मान लीजिए मेरी बात, सिर्फ नोट आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए पता है? हम आपको डिजिटली पढ़ा रहे हैं, नोट्स आपके पास में है, नोटबुक और पेन, सिर्फ ये 2 ही खर्चे हैं आपके। पेन 2 रुपए वाला भी बहुत अच्छा चलता है, 5 रुपए वाला मैक्सिमम है, उससे ज्यादा महंगा पेन तो मैं भी यूज नहीं करता लिखने के लिए, समझ रहे हो? पेंसिल बहुत चला लिया सर, एक ही जैसे चलता है सर। नहीं मतलब 10th में जब मैं था तो 10th में मैंने बहुत सारे पेन चलाया, लेकिन
अपना जब फास्ट रखने की बात आती है ना, तो जब 1 रुपए वाला पेन ही फास्ट चलता है। हाँ वो 1 या 2 रुपए वाले आते हैं। अगर वो थोड़ा सा यूज शुरू में वो खुरदरे चलते हैं तो उसका तरीका बताता हूँ। लकड़ी लीजिए, एक लकड़ी, और उसके ऊपर 2 मिनट उसको घिस लीजिए। बहुत ज्यादा जोर से मत घिसना वरना उसकी निब निकल जाती है आगे से, वो गर्म हो जाती है निब। लेकिन थोड़ा सा घिस लीजिए, बहुत स्मूथ चलने लगेगा। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कितना घिसना है। एक आधा पेन खराब भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी स्मूथ चलने लगेगा। लेकिन अगर, क्योंकि उसके वो जो निब और बॉल होती है ना, वो बॉल स्मूथ हो जाती है। बट अगर वो आधा पेन यूज कर लिया आपने चलाते चलाते चलाते, फिर वो अपने आप स्मूथ हो जाता है। तो आधा पेन अगर आपको नहीं चलाना है तो मैं यही करता हूँ कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ, चौरस किसी भी तरह का, छोटा सा ले लीजिए इतना सा, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके उसको रगड़िए पेन को, लिखते रहिए। उससे वो गर्म हो जाती है निब, और उसकी बॉल जो वो रगड़ी जाती है, घिस जाती है, जिससे वो बिल्कुल गोल और स्मूथ हो जाती है। प्लेन लकड़ी का टुकड़ा लीजिएगा, खुरदरा नहीं, प्लेन हो सके तो, है ना, और उसके ऊपर रगड़ दीजिए बस। छोटा सा टुकड़ा तो आपको कहीं भी मिल ही जाएगा अपने घर में, डेफिनेट सी बात। किसी और अच्छी लकड़ी को खराब मत करना, ठीक है। सर क्लियर है भाई? तो अभी हम सर इस लेक्चर को ऑफ कर रहे हैं, फिर बात करते हैं। रुकिए जरा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इतना ही करेंगे।